भारतीय मानक समय यानी अपना जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। हाँ, वही जो पूरे देश की घड़ियों का समय तय करता है। बिल्कुल। तो जो रेखा स्मार्टफोन, शेयर बाजार, रेलगाड़ियों का समय तय करती है ना, वो किसी हाईटेक लैब से नहीं गुजरती। आज की हमारी इस गहन चर्चा के स्रोत एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने लाते हैं। हम्म और वो ये है कि ये रेखा एक प्राचीन पर्वत पर मौजूद एक देवी की मूर्ति के ठीक ऊपर से निकलती है। है ना? है ना कमाल की बात। मतलब एक तरफ सैटेलाइट वाला आधुनिक समय है और दूसरी तरफ हजारों साल पुरानी आस्था का केंद्र। और ये दोनों एक ही बिंदु पर आकर टकरा रहे हैं। सही कहा। तो आज की इस गहन चर्चा में हम भारत के ठीक बीचों बीच स्थित इसी रहस्यमयी संरचना यानी विंध्य पर्वत श्रृंखला का विश्लेषण करेंगे। ये सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, हमारे स्रोत इसे भारत की भौगोलिक और सांस्कृतिक धड़कन बताते हैं। मुझे इस पूरी स्रोत सामग्री में सबसे दिलचस्प बात ये लगी कि हम अक्सर विंध्य को बस उत्तर और दक्षिण को बांटने वाली एक दीवार मान लेते हैं। हाँ, भूगोल की किताबों में तो यही पढ़ाया जाता है कि ये एक विभाजक है। बिल्कुल, लेकिन गहराई से अध्ययन करने पर पता चलता है कि ये विभाजन का नहीं बल्कि एकीकरण का माध्यम है। ये एक ऐसा विशाल पारिस्थितिक लंगर है जिस पर पूरे उपमहाद्वीप का मौसम और नदियां टिकी हुई हैं। वाह। हाँ, अगर विंध्य ऐसा नहीं होता जैसा वो आज है तो भारत का पूरा नक्शा ही अलग होता। तो मतलब यहीं से हमें इसके भौतिक स्वरूप को समझना शुरू करना चाहिए। स्रोतों के मुताबिक ये गुजरात से शुरू होकर मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार और छत्तीसगढ़ तक जाता है। करीब 1086 किलोमीटर लंबी श्रृंखला है ये। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात इसकी बनावट है। वही ना, ये हिमालय की तरह कोई लगातार चलने वाली ऊंची दीवार नहीं है। हाँ, ये बीच बीच में टूटी हुई है, यानी असतत है, और इसकी ऊंचाई सिर्फ 300 से 650 मीटर के बीच है। और इसकी वजह है क्षैतिज बलुआ पत्थर यानी हॉरिजॉन्टल सैंडस्टोन। हाँ, जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मेरे दिमाग में ऐसा आया कि ये कोई नुकीला पहाड़ नहीं है, जैसे किसी ने बहुत सारी मोटी किताबों को एक के ऊपर एक लिटा कर रख दिया हो, एक चपटे मेज की तरह। एकदम सही उपमा है ये। देखिए, भूविज्ञान के हिसाब से सैंडस्टोन लाखों सालों में परतों के रूप में जमता है। हिमालय जैसी नुकीली चोटियां ग्रेनाइट जैसे कठोर पत्थरों के घिसने से बनती हैं। अच्छा, तो विंध्य के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि विंध्य बहुत प्राचीन है। लाखों सालों की हवा और बारिश ने इसकी ऊपरी सतह को घिसकर बिल्कुल सपाट कर दिया है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, मतलब अगर ये 1086 किलोमीटर लंबा है लेकिन बीच बीच में टूटा हुआ है और इतना नीचा है, तो ये पूरे उपमहाद्वीप को बांटता कैसे है? इसका जवाब इसके दिखने वाले हिस्से में नहीं है, इसका जवाब इसके छिपे हुए आधार में है। मेरा भी यही अंदाजा था। जो सतह पर टूट फूट दिख रही है वो पूरी कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। विंध्या का जो बेस है, मतलब जमीन के नीचे का जो हिस्सा है, वो इतना ठोस और विशाल है कि वो पूरे उपमहाद्वीप के प्राकृतिक ढलान को ही बदल देता है। एक जल विभाजक को प्रभावी होने के लिए हमेशा बादलों को चीरने वाली ऊंचाई नहीं चाहिए होती। अच्छा, तो इसका चौड़ा आधार ही इसका सबसे बड़ा हथियार है। हाँ, ये आधार इतना शक्तिशाली है कि मध्य भारत के भूमिगत जल और नदियों के बहाव को पूरी तरह कंट्रोल करता है। इसी बात पर स्रोत सामग्री एक बहुत ही खास चोटी का जिक्र करती है, गुडविल चोटी, जिसे सद्भावना शिखर भी कहा जाता है। जो मध्य प्रदेश के दमोह जिले में है। हाँ, लेकिन इसकी ऊंचाई तो सिर्फ 752 मीटर है। मतलब एवरेस्ट के सामने तो ये कुछ भी नहीं है। फिर भी इसे इतनी प्रमुखता क्यों दी गई है? क्योंकि इसकी अहमियत इसकी ऊंचाई में नहीं बल्कि इसकी लोकेशन में है। ये विंध्य पठार का सबसे ऊंचा मुकुट है। ये चोटी इस बात का सबूत है कि पहाड़ भले ही घिस गया हो लेकिन इसका ढांचा आज भी अडिग है। और शायद इसीलिए इसका नाम सद्भावना है। बिल्कुल। ये पहाड़ अपनी ऊंचाई से डराता नहीं है, ये एक सपाट आधार देता है जहां सभ्यताएं पनप सकें। हर सभ्यताओं के पनपने की बात आती है तो बात सीधे से पानी पर आ जाती है। स्रोत इसे परम जल विभाजक कहते हैं। द ग्रेट वाटर डिवाइड। हाँ, मुझे ये पढ़कर बड़ा रोमांचक लगा कि कैसे एक ही पहाड़ पानी की बूंदों की किस्मत तय कर रहा है। ये एक ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह काम नहीं कर रहा, बल्कि ये दो अलग अलग रास्ते बनाता है। सही कहा। एक तरफ का ढलान एक हल्के रैंप जैसा है और दूसरी तरफ एक जियोलॉजिकल वाटर स्लाइड है। ये वर्गीकरण एकदम सटीक है। अगर हम उत्तरी प्रवाह को देखें तो जो पानी उत्तरी ढलान पर गिरता है वो उस रैंप से होते हुए जाता है जहां से बेतवा और चंबल जैसी नदियां निकलती हैं। हाँ, और ये नदियां धीरे धीरे बहकर गंगा यमुना तंत्र में मिल जाती हैं। इन्हीं नदियों ने यूपी और बिहार के उपजाऊ मैदान बनाए जहां बड़े बड़े साम्राज्य खड़े हुए। लेकिन जो पानी दक्षिण और पश्चिम की तरफ गिरता है उसका गेम बिल्कुल अलग है।
स्रोत बताते हैं कि नर्मदा और ताप्ती नदियां अरब सागर में जाके गिरती हैं। और वो उस वाटर स्लाइड का इस्तेमाल करती हैं। ये कैसे होता है? असल में ये नदियां अपना रास्ता खुद नहीं बनाती। ये एक रिफ्ट वैली यानी भ्रंश घाटी से बहती हैं। विंध्य और सतपुड़ा के बीच की ये दरार पानी को बहुत तेजी से पश्चिम की तरफ धकेलती है। वाओ! तो एक ही पहाड़ ने पानी को दो अलग नियतियों में बांट दिया। एक ने खेती और साम्राज्य बनाए तो दूसरे ने व्यापारिक बंदरगाह खड़े किए। बिल्कुल। अब यहाँ से स्रोत सामग्री एक ऐसे बिंदु पर आती है जिसने मुझे सच में चौंका दिया। जब हम पहाड़ों की बात करते हैं तो अक्सर जंगलों या बाघों की बात होती है, लेकिन यहाँ मछलियों के आंकड़े भरे पड़े हैं। हाँ, ये बहुत ही अप्रत्याशित था। पहाड़ की चर्चा में मछलियां कहाँ से आ गई? और यहीं पर विंध्य की अहमियत पूरी दुनिया के लिए बढ़ जाती है। देखिए, धरती पर मौजूद कुल पानी का सिर्फ 0.02% ही मीठे पानी का तंत्र है या बर्फ है, और विंध्य की नदियां इसी दुर्लभ मीठे पानी का एक बेहतरीन घर हैं। आंकड़े तो और भी गजब हैं। इन नदियों में 60.4% मछलियां कार्प समूह की हैं और 34.1% कैटफिश हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। ये साबित करता है कि ये नदियां सिर्फ पानी ढोने का काम नहीं कर लीं, ये एक पूरा जीव मंडल है। कार्प मछलियां सिर्फ उसी पानी में जिंदा रह सकती हैं जहां ऑक्सीजन बहुत अच्छी हो। लेकिन स्रोत यहाँ एक खतरे की घंटी भी बजाते हैं, औद्योगिक कचरे का खतरा। हाँ, दुर्भाग्य से। मैं समझना चाहता हूँ कि ये होता कैसे है। मतलब कोई फैक्ट्री अगर दूर है तो वो नदी की तलहटी वाली मछलियों को कैसे मार रही है? इसे समझने के लिए हमें जल रसायन विज्ञान यानी वाटर केमिस्ट्री को देखना होगा। जब कचरा नदी में मिलता है तो उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है। अच्छा, जो कि खाद का काम करता है। कहते हैं इससे होता यह है कि पानी के ऊपर शैवाल यानी एल्गी की एक बहुत मोटी परत जम जाती है। ओहो, तो वो शैवाल सूरज की रोशनी को पानी के नीचे जाने नहीं देता होगा। एकदम सही। जब रोशनी नीचे नहीं जाती तो पानी के अंदर के पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते और मर जाते हैं। और फिर जब सतह वाला शैवाल भी मरता है तो उसे सड़ाने के लिए पानी के बैक्टीरिया सारी घुली हुई ऑक्सीजन खींच लेते हैं। बाप रे! हाँ, नतीजा ये होता है कि पानी में ऑक्सीजन लगभग शून्य हो जाती है और वो कार्प मछलियां जिन्हें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए वो घुट-घुट कर मर जाती हैं। ये तो एक साइलेंट किलर है। हम विकास के नाम पर उस पहाड़ की नसों में जहर भर रहे हैं जिसने हमें जीवन दिया। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा संकट है। अब अगर हम इस विज्ञान से थोड़ा बाहर आएं तो स्रोत हमें पौराणिक कथाओं की तरफ ले जाते हैं। विंध्य शब्द संस्कृत के विंध्य से बना है, जिसका मतलब ही है मार्ग रोकना। प्राचीन काल के लोगों ने जब इतनी लंबी दीवार देखी होगी तो उनके लिए तो ये दुनिया की सबसे बड़ी रुकावट ही रही होगी ना। सही बात है, उनके पास तो इसे नापने के टूल थे नहीं। इसीलिए उन्होंने कथाओं का सहारा लिया। सुमेरु पर्वत और विंध्य की ईर्ष्या वाली कथा। वो कथा बहुत दिलचस्प है कि विंध्य को सुमेरु से जलन हुई तो उसने अपना आकार बढ़ाकर सूरज का ही रास्ता रोक लिया। फिर हाहाकार मच गया। और फिर महर्षि अगस्त्य आए। हाँ, विंध्य ने अपने गुरु महर्षि अगस्त्य के सम्मान में सिर झुकाया और महर्षि ने कहा कि जब तक मैं वापस ना आऊं ऐसे ही झुके रहना। वो दक्षिण गए और कभी लौटे ही नहीं। सुनने में ये बस एक कहानी लगती है अहंकार के बारे में, लेकिन इसमें बहुत गहरा भूविज्ञान है। बिल्कुल, जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे वो आहा मोमेंट फील हुआ। प्राचीन लोगों के पास सैटेलाइट नहीं थे तो वो कैसे समझाते कि ये 1086 किलोमीटर लंबा पहाड़ हिमालय जितना ऊंचा क्यों नहीं है और ऊपर से बिल्कुल चपटा क्यों है? हाँ, तो झुका हुआ पहाड़ कहना विंध्य के बलुआ पत्थर और कम ऊंचाई को समझाने का एक काव्यात्मक तरीका था। ये विश्लेषण दिखाता है कि प्राचीन कथाएं कितनी वैज्ञानिक थीं, और सिर्फ विज्ञान नहीं, इसमें इतिहास भी है। महर्षि अगस्त्य का दक्षिण जाना उत्तर और दक्षिण के पहले बड़े सांस्कृतिक आदान प्रदान को दिखाता है। विंध्य ने रास्ता दिया और भारत एक हो गया। और इसी एकीकरण की बात से हम उस जगह पर आते हैं जो आज भी विंध्य का आध्यात्मिक केंद्र है, विंध्याचल धाम। स्रोत बताते हैं कि यहाँ त्रिकोण दर्शन का विधान है। हिंदू दर्शन में इस त्रिकोण का बहुत गहरा मतलब है। ये आद्या पराशक्ति के 3 रूप हैं और मानव प्रकृति के 3 गुण सत्व, रजस और तमस का चित्रण भी है। थोड़ा इस त्रिकोण के कोनों को समझते हैं। पहला कोना माँ विंध्यवासिनी का है, जो महालक्ष्मी का शांत रूप है, यानी सत्वगुण। ये पोषण देता है। दूसरा कोना काली कोह है। ये महाकाली का उग्र रूप है जो तमस गुण दिखाता है। स्रोत बताते हैं कि यहाँ देवी का मुख आसमान की तरफ है। हाँ, इसे खेचरी मुद्रा कहते हैं।
और तीसरा कोना अष्टभुजा माता का है, जो महासरस्वती का रूप है। ये ज्ञान और गतिशीलता यानी रजस का प्रतीक है। मतलब प्राचीन विचारकों ने इंसान के पूरे मनोविज्ञान को एक त्रिकोण में सेट कर दिया। बिल्कुल। लेकिन अब हम उस माइंड ब्लोइंग फैक्ट पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की रेखा। जी हाँ, ये रेखा बिल्कुल माँ विंध्यवासिनी की प्रतिमा के ऊपर से गुजरती है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। जब आधुनिक विज्ञान ने भारत के बीचों बीच एक रेखा खींची, तो वो उसी जगह से गुजरी जिसे हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने आस्था का केंद्र बनाया था। ये कैसे मुमकिन है? मतलब क्या उन्हें सच में इस उपमहाद्वीप के ज्यामिति केंद्र का ज्ञान था? यही तो शोधकर्ताओं को हैरान करता है। सूर्य की गति और तारों के अध्ययन से वो भारत के भौगोलिक केंद्र को सटीकता से पहचान गए थे, और वहां उन्होंने एक सांस्कृतिक धुरी बना दी। विज्ञान और संस्कृति का क्या गजब का संगम है। तो आज की इस लंबी यात्रा को अगर समेटें, तो हमने देखा कि ये पहाड़ सिर्फ रुकावट नहीं है। हाँ, ये एक विशाल स्पंज है जो पानी को गंगा, यमुना और अरब सागर के बीच बांटता है। और दुनिया के 0.02% दुर्लभ मीठे पानी को सहेजता है। जहां मछलियों का एक पूरा तंत्र यूट्रोफिकेशन से लड़ रहा है। और हमने ये भी जाना कि इसी झुके हुए पहाड़ ने प्राचीन मिथकों को जन्म दिया, और आज यहीं से भारत का समय तय होता है। बिल्कुल, ये पहाड़ सच में भारत का हृदय है। तो इस चर्चा के अंत में ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे आसपास ऐसे और कितने अनदेखे पहाड़ या नदियां होंगी जिन्हें हम सिर्फ पत्थर या पानी समझते हैं, लेकिन असल में वो हमारे जीवन, हमारे इतिहास और हमारी दिनचर्या को कंट्रोल कर रहे हैं। सही कहा। अगली बार जब भी समय देखने के लिए घड़ी पर नजर पड़े, तो उस प्राचीन पर्वत का ख्याल जरूर आना चाहिए जिसने कभी सूरज का रास्ता ही रोक लिया था।